All right. So I was just telling a brief, recap of whatever we did last time. So last 2 lectures में हमने एक brief overview किया कि हमारा जो topic है, हमारा जो भी subject है, उसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है? So today we are going to delve, into the first topic at hand, which is linear regression को हम लोगों को समझना है. Why linear regression? Because, we should take baby steps. पहले सिंपल चीज को समझना चाहिए, फिर जाके चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक आइडियाज ऑफ लीनियर रिग्रेशन. बेसिक आइडियाज ऑफ लीनियर रिग्रेशन. व्हाट आर द बेसिक आइडियाज? रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? I think there is a lag in the screen also. ऑडियो भी लैग कर रही है फिर से. Yes, ma'am. Okay, guys. Just to ensure that this is not my mic, I'll just remove that. And so what? अभी भी लैग कर रही है. I don't know whether it's my internet. वीडियो ऑफ करके ट्राई करो तब बैंडविड्थ. वीडियो ऑफ करके ट्राई करो. अच्छा, ओके. सो वीडियो ऑफ करके आए. If technology doesn't support you, then you are gone. I think it's working. Is it? Comparatively better now. Okay. Okay. Anyways, at any point if you feel it's happening too much, let me know. Okay. We can start to do it again. Okay. Anyways, coming back. So what we will do now, we will understand the basic ideas of linear regression. मतलब पहली बात तो हर चीज को बहुत ही डाइसेक्ट करके बहुत ही डिटेल में समझना है. रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, व्हाट आर द बेसिक आइडियाज इन्वॉल्व. दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुडे. ठीक है. और प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं, किस तरीके से पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया जा सकता है. ठीक है. सो आइडिया लेवल पे बातें होंगी, हम लोग मैथमेटिकली चीजों को डराइव करेंगे आफ्टर वी हैव फॉर्म्ड अ प्रॉपर बेसिस, प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर लॉजिक ऑफ व्हाई वी आर डूइंग एवरीथिंग. ठीक है. सो बेसिक आइडियाज को डिस्कस करेंगे एंड इन द 2 वेरिएबल मॉडल. तो 2 वेरिएबल मॉडल में ये चीज कैसे होती है, वी विल डिस्कस दैट बिकॉज 2 वेरिएबल सबसे सिंपलेस्ट चीज है, तो वी विल स्टार्ट विद दैट. ठीक है. सो सबसे पहले तो बिफोर गोइंग इनटू एनी फर्दर डिटेल्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन जो है क्वाइट पॉपुलर आजकल, तो हर जगह सुन ही रहे हो. मशीन लर्निंग में, एक्सेल में भी आपने जो पिछला अपना डेटा एनालिसिस का पेपर किया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, व्हाट इज रिग्रेशन. सो एक्सेल में लीनियर रिग्रेशन करना है या पाइथन में या आर में, जो भी चीजों में रिग्रेशन करना है, तो रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन. सो मीनिंग ऑफ रिग्रेशन आई वांट टू नो. सो सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस का बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या है कि आप 2 वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो देखना चाहते हो. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
वन वेरिएबल जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद a lot of other variables which are sometimes called independent variable. तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उस पूरे रिलेशनशिप को समझना इज कॉल्ड रिग्रेशन. ठीक है. सो जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हो, in regression analysis we are concerned about studying what is the relationship between one variable जिसको हम लोग sometimes we call it explained variable, ऐसा वेरिएबल जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. ठीक है. एक तरीके से इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं. एंड सो लाइक दिस इज वन वेरिएबल जिसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो. ठीक है. जिसको हम लोग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं. तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में और वो सारे वेरिएबल्स जिनको आप यूज कर रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं अंडर रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है. सो दूसरे जो वेरिएबल्स हो गए वो क्या हो गए, दे कैन बी वन और मोर, और उनको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स है, वहां पे वो सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. ऐसे वेरिएबल्स जिनको यूज किया जा रहा है टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. ठीक है. सो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. ठीक है. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. एंड जैसे यहाँ पे इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, तो जो भी आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं उनका दूसरा नाम जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है. we can have one or more than one independent variable or explanatory variable available to us. ठीक है. ओके. सो जो जनरल नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, जनरल नोटेशन दैट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स दैट इज x. सो बहुत सारे x वेरिएबल्स, जहां जहां पे भी आपको x1 x2 x3 इस तरीके से notations हो, that means it somehow represents an independent variable. And wherever there is a dependent variable या ऐसा वेरिएबल जिसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए जो जनरल नोटेशन हम लोग यूज करते हैं दैट इज y. ठीक है. सो y refers to a dependent variable or an explained variable, and x represents a explanatory variable or an independent variable. ठीक है. Okay, so guys, regression में we study the relationship between these two types of variables. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, किस तरीके से आपस में रिलेटेड है. बट अगेन, टाइम एंड अगेन, I think I've said this earlier also, we have to be very very careful to claim कि जब कोई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, कोई कोरिलेशन है, we can only say that much. हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि मान लो एक वेरिएबल है y जिसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो यूजिंग वेरियस अदर वेरिएबल्स x. ठीक है. आपने इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप देखा, आपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखा. ठीक है. बट कभी भी without any proper evidence, without proper theory backing that claim, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि because this x is changing, this y is also changing. ठीक है. सो जो भी रिग्रेशन एनालिसिस है वो सिर्फ कोरिलेशन बताता है, कभी भी कॉजेशन के बारे में कमेंट नहीं करता है. ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑलवेज व्हाइल मेकिंग एनी सच क्लेम. तो जब आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, जब आपको पूछा जाएगा, एक रिग्रेशन दिया जाएगा और उनके वो पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन करना होगा, तो जब आप मैम यस मान्या, माय इंटरनेट इज मैम या
Yes, Manya. Can't hear you, ma'am. It's lagging. Couldn't hear. Okay. Guys, what should I do? Okay. Let me know at any point if you feel कि नहीं सुनाई दे रहा है या वीडियो लैग हो रहा है, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे ऐसा हो, let me know. So right now, is it working fine? Can you hear me? And audio, video, everything is fine? Yes, ma'am. Okay. So sorry for all of this happening. Please bear with me. Okay. All right. So okay. So the last thing I was saying कि जब भी आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? बट हम कभी भी कॉजेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है? सो रिग्रेशन एनालिसिस जो है, ठीक है, it talks about relationship between dependent variable and independent variable. Independent variables, but कोई दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप पाया जाता है तो दैट डज नॉट से एनीथिंग टू आस रिगार्डिंग whether one variable is causing the other variable or not, ठीक है? Can't make any claims regarding causation, ठीक है? Can't make any claims causation, ठीक है? causation का मतलब क्या है? आप ये नहीं बता सकते हो this variable is the cause एंड दैट वेरिएबल, उसमें जो भी चेंज हो रहा है दैट इज द इफेक्ट ऑफ इट. इस तरीके के क्लेम्स हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके के क्लेम करने के लिए आपको थोड़ा और एविडेंस चाहिए, थोड़ी और थ्योरी चाहिए विच बैक्स योर क्लेम, यूजिंग विच यू आर सेइंग कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस दैट इज हैपनिंग, ठीक है? सो मेयरली बाय डूइंग रिग्रेशन एनालिसिस you can't make such claims, ठीक है? So you have to be very very careful. It's just telling us correlation. We can't make any claims regarding causation, ठीक है? All right. तो देखो, अब कोई भी रिग्रेशन एनालिसिस करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है? Anybody doing anything, there has to be a reason. So what could be the possible reasons why somebody might be interested in doing a regression analysis, ठीक है? कोई भी इंसान कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है? सो व्हाई डू रिग्रेशन एट ऑल? So why regression analysis can happen? Or you can say, what is the objective of regression analysis? So what do you guys think? Why we might be studying the relationship between various things? What could be the possible reasons for that? What could be the possible reasons for us doing regression analysis or studying the relationship between any two variables? क्या क्या possible reasoning हो सकती है? For predicting, yes. What if my objective is to predict something? Yes. और इसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इफ आई वांट टू नो द मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ y, which is my dependent variable, for a particular value of x, right? Of x, which is my which is basically my independent variable. So which essentially what prediction means, yeah? कि आप जानना चाहते हो कि कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x अगर होगी तो y की वैल्यू आप किस तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके कुछ कुछ वैल्यूज हमें पता है,
ठीक है. So based on knowing all of that information, can I make some claim about what should my dependent variable be? So that is one reasoning why people might be interested in that. ठीक है. So for particular value of x, which is my independent variable. ठीक है. Okay, prediction. दूसरा, और what could be the other possible reasons people might want to do that? So we might be interested in अंडरस्टैंडिंग कि कोई दो वेरिएबल के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? इज इट अ एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप? इज इट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप? इज इट अ नेगेटिव रिलेशनशिप? इज इट एन इनवर्स रिलेशनशिप? किस तरीके का रिलेशनशिप है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप जानना कोई भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, that could also be the rationale behind people doing regression, right? So let's say the paper that I've shared, उसमें क्वेश्चन क्या था कि वर्किंग स्टेटस और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है. क्या एक चीज इंक्रीज होती है या वो चीज डिक्रीज होती है एज वर्किंग एज फीमेल स्टार्ट वर्किंग? व्हाट हैपेंस टू इट? डज इट गो अप और डज इट गो डाउन, राइट? सिमिलरली जो क्वेश्चन हम टाइम एंड अगेन पूछते जा रहे थे इन आवर फर्स्ट 2 लेक्चर्स कि इकोनॉमिक कंडीशन से लेबर सप्लाई जो है या फिर लोगों का लेबर फोर्स में एंट्री होती है या एग्जिट होती है, राइट? सो किस तरीके का रिलेशनशिप है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? दैट कुड आल्सो बी वन रीजनिंग, राइट? सो वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस about the nature of the relationship. Nature of the relationship or nature of the dependency. And finally, so basically जो third point था हमारा, which is prediction करना, prediction या फिर mean value निकालना for a particular value of x. Both of them are kind of mixed only. So कोई एक future forecast करना, future value forecast करना, which is essentially what prediction means. ठीक है. Is that fine? So ये कुछ तरीके हो सकते हैं. आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या वैल्यू लेगा ऑन एन एवरेज, ये बताना है. आपको फॉरकास्ट करनी है, आपको प्रिडिक्शन करनी है. ये सब पॉसिबल कारण हो सकते हैं किसी भी रिसर्चर या बिजनेस या किसी के लिए भी रिग्रेशन एनालिसिस को रन करने के लिए. ठीक है. इज दैट फाइन? Is the audio and video and the screen working fine? All good? Okay. Yes, ma'am. Okay, perfect. चलो, तो ये बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग एक्चुअली में वी वांट टू गो डीपर इनटू कि किस तरीके से व्हाट इज द प्रोसीजर दैट वी फॉलो टू रन टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स. तो पहले अब अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस है क्या. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ कि ये भी चीज हम बार बार डिस्कस करते हुए आए हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉपुलेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सैंपल. Right? Can you please tell me, any one of you would throw some light on what is the difference between these two and how are these two related? Population का मतलब क्या है और sample का मतलब क्या है, और मतलब what is the relationship between these two? Sample is a subset of population. Sample is a subset of population. Very good. ठीक है. So sample हो गया ये कि पॉपुलेशन है मेरे पास, उसमें से एक उसका एक हिस्सा मैंने अगर पिक किया है तो दैट इज कॉल्ड अ सैंपल. ठीक है. चलो जी, कैन एनी वन ऑफ यू ऑल्सो टेल मी व्हाट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? When we're going from
population. When we go from sample to population. So basically inferential statistics, when we go to yeah, like in a way you are right, but inferential statistics ka actually you're right. So inferential statistics mein hum log kya karte hain, because of the lack of knowledge about the population, the only thing that we can put our hands on, या जो भी चीज हमें मिल पाती है वो सिर्फ एक सैंपल होता है, और सैंपल की इंफॉर्मेशन का यूज करके हम अगर पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें बता पाए, वो सारे जो टूल्स हैं वो हम लोग इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, when we try to find inferences about the population. Yes, sample is a subset of population. Yes, Kanak, absolutely right. Yes, Akshay, you're right. So inferential statistics में क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है सैंपल के बारे में, और आप सैंपल की इंफॉर्मेशन से पॉपुलेशन के बारे में कुछ क्लेम करना चाहते हो, राइट? लेकिन कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ इट? किस फील्ड में इसकी ऑपोजिट चीज होती है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है लेकिन हम सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं? Absolutely right, Kanak. So we said when you talk about inferential statistics, you go from sample to population, right? ठीक है, बट पॉपुलेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद अगर आप सैंपल के बारे में कुछ बोलना चाहो तो वो एक्चुअली हम किस फील्ड ऑफ स्टडी में करते हैं? वो एक्चुअली हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी में वी स्टडी ऑल ऑफ दैट, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी के कोई भी प्रॉब्लम्स देखते हो या स्टेटमेंट्स देखते हो, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि देखो ये सैंपल स्पेस है. सैंपल स्पेस मतलब ये मेरी पूरी पॉपुलेशन है, ये मेरी पूरी दुनिया है. ठीक है, एक सैंपल स्पेस बता दिया, उसमें से एक सैंपल पिक किया गया, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, इस तरीके की डिस्कशंस करने होते हैं. ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट, मतलब जो वर्ड हमें बता रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ whatever data you have, that's all. Descriptive statistics प्रिलिमिनरी स्टेज है कि आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसको आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो. आप पिक्चर्स का यूज करोगे, आप ग्राफ्स का यूज करोगे, आप कोई नंबर्स, फॉर्मूलाज, ये सब का यूज करोगे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का. ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ओके, ऑलराइट. सो व्हाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ दिस डिस्कशन? ये डिस्कशन का यहाँ पे क्या पॉइंट है? देखो, अब आप ये देखो कि मान लो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, x एंड y. ठीक है, अब इनके बीच में, इनके आपस में रिलेशनशिप किस तरीके के हैं? लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप? आर दे लीनियरली रिलेटेड? आर दे एक्सपोनेंशियली रिलेटेड? ये सब तरीके के अगर क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और अगर मैं बोल दूं कि ये जो x और y है, ठीक है, मान लो x और y, okay, so this is dependent variable, this is independent variable. Let's say this is family income. ठीक है, family income, and let's say this y is what? This y is math score. ठीक है, कि आपके पर्टिकुलर जो भी आप क्लास में हो वहां पे आपके मैथ्स के स्कोर क्यों आ रहे हैं, या मतलब कैसे आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स से दीज आर द टू वेरिएबल्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. ठीक है, अगर मेरे पास हर एक पॉसिबल फैमिली इनकम अवेलेबल है एंड हर एक पॉसिबल बच्चा, जो भी मेरी पॉपुलेशन है, मान लो मेरी पॉपुलेशन है क्लास 10 के बच्चे. ठीक है, तो हर क्लास 10 के बच्चे इन दिल्ली, मान लो मेरी ये पॉपुलेशन ये है, क्लास 10 के बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं इन दिल्ली, मैंने बहुत स्पेसिफाई कर दी अपनी पॉपुलेशन, और उनके फैमिली इनकम और मैथ स्कोर के बीच में मैं रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ. ठीक है, सो लेट्स से सीबीएसई स्कूल, क्लास 10 और दिल्ली, ये जितने भी लोग हैं ये सबके लिए
all the people who are in class 10 in CBSE in Delhi, what is their math score? I want to know the relationship between their family income and their math score. ठीक है, सो एक तरीके से मैंने अपना पॉपुलेशन डिफाइन कर लिया. ठीक है, अगर मेरे पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल है मान लो, तो तब तो कोई बात ही नहीं है ना. तब तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई विल हैव ऑल द डेटा अवेलेबल फॉर ऑल द फैमिली इनकम वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स स्कोर. तो तब तो मेरे पास हर पॉसिबल एक्स के लिए क्या क्या वैल्यू ऑफ वाई हो सकती है, दैट इंफॉर्मेशन आई हैव अवेलेबल. ठीक है, तब मैं आराम से किस तरीके का ऑन एन एवरेज रिलेशनशिप है वो मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ. बट हमारे पास चैलेंज क्या आता है कि हमें कभी भी पॉपुलेशन का डेटा तो मिलेगा नहीं, हमेशा एक सैंपल का डेटा मिलेगा. सो इसमें सैंपल क्या हो सकता है कि भाई कुछ रैंडम 100 बच्चों का डेटा हम कलेक्ट करेंगे जिनके मैथ स्कोर और उनके फैमिली इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, और हमारा मकसद क्या है, हमारा टास्क क्या है एट हैंड, कि अगर वो 100 बच्चों का डेटा हमें मिला हुआ है तो ये जो फैमिली इनकम है और मैथ स्कोर है, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए इन द पॉपुलेशन. दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि असली में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन द पॉपुलेशन, राइट. वो किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे यूजिंग द स्मॉल सैंपल डेटा दैट यू हैव अवेलेबल. ठीक है, ये हमारा टास्क है. अगर पूरी पॉपुलेशन के बारे में डेटा अवेलेबल है फिर तो आई डोंट नीड टू बी वरिड. तब मैं अगर एक सैंपल पिक भी करती हूँ तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि कौन ये पॉपुलेशन में से कौन सा बच्चा है इस फैमिली इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग इसको इतना स्कोर मिलना चाहिए था. बट माई टास्क इज टू मेक सम क्लेम्स अबाउट पॉपुलेशन में क्या रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल जहां पे मैंने एक्स और वाई के बीच में थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया है. तो टास्क क्या है, टास्क ये है एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप पॉपुलेशन में कैसा होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी यूजिंग द सैंपल डेटा फॉर एक्स एंड वाई. ये आपका टास्क होता है. ठीक है, एंड लाइक इट मेक्स सेंस राइट. जब भी जैसे सपोज हम ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन और लेबर फोर्स में एंट्री या एग्जिट उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहती ना कि फॉर द पीपल जिनके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया है कि क्या रिलेशनशिप है. फॉर द पीपल फॉर whom I have data, I know what their decisions have been. But I want to make that claim for the entire country, for the entire states. हर state में corresponding to different economic conditions, what is their decision, whether they are entering or exiting. ठीक है, for overall India, I want to make the claim कि अगर working status improve हो रहा है तो domestic violence cases पे क्या हो रहा है. ठीक है, individually in that sample I know what is happening to them, but ओवरऑल कंट्री लेवल पे या जो भी मेरी पॉपुलेशन है वहां पे जो 2 वेरिएबल्स या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को मैं स्टडी कर रही हूँ उनका रिलेशनशिप क्या होगा वो जानना मेरा टास्क है. इज द ऑब्जेक्टिव क्लियर टू अस कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं. इज इट मेकिंग सेंस? For a moment, I thought I was just talking to myself. There was a big 10-second silence. Okay. All right. ठीक है. So, guys, anybody having any doubts till this point, feel free to raise your hand or ask your questions if you have. Okay. All right. I hope it is fine. चलो, तो अब जो है अब धीरे धीरे let's lay out the process. What is the process? Let's try and frame whatever I've said in words in proper steps जिनको हमको फॉलो करना होता है, या हमारा मेन रिलेशनशिप किस चीजों के बीच में हमें रिलेशनशिप को स्टडी करना है. ठीक है, कनक, डिम्पल, हिमांशु, खुशी, संस्कृति, शगुन, गाइस
It's fine, right, Simran? Okay. All right. Okay. चलो जी. तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि अब हमने स्टार्ट किया है कि हमारा टास्क है पॉपुलेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल्स का, उसको जानना. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या होती है? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होती है, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट, एंड फ्रॉम देयर वी विल मूव ऑन टू what is sample regression function, what is sample regression line, and then we will try to connect these two things, and then kind of figure out a method जिसका यूज करके हम लोग ये जो पॉपुलेशन में जो दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स है उसके रिलेशनशिप को किस तरीके से हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे. ठीक है, ओके. सो ऑल राइट, सबसे पहले लेट मी शो यू सम डेटा. ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये डेटा है क्या. सो दिस इज बेसिकली सबसे पहले सपोज द क्वेश्चन दैट आई हैव, मेरा जो क्वेश्चन है मैं एक बार उसको इलैबोरेट करती हूँ. सपोज द क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि वेदर अ स्टूडेंट्स फैमिली इनकम is related to how well a student is scoring on a math test, let's say. ठीक है, so the question is whether a student's family income is related to how well a student scores on a math test. So basically family income और math test में जो आपका स्कोर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको समझना हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, लेट्स से दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब पहले तो अब हमें क्या पता करना है. देखो, अब ये क्वेश्चन स्टडी करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो. ठीक है, वो पूरे जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स थे, उसके बाद देखो हाइपोथेसिस क्या क्या बोलती है आपको. ठीक है, और फिर तीसरे स्टेप में मैथमेटिकल मॉडल लिखो, एस्टिमेट करो एंड ऑल ऑफ दैट. सो हमने क्या किया, हमने डेटा कलेक्ट किया, लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल और लेट्स से अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर क्लास में बच्चे, स्कूल में या एक सिटी में बच्चे थे. ठीक है, और हमने क्या किया, उनके फैमिली इनकम का डेटा कलेक्ट किया और उनके मैथ्स का स्कोर कलेक्ट किया. ठीक है, और I don't know what is the maximum number of marks that the students could gather, but it looks like कि बच्चों के 600 मार्क्स भी आए हैं, बच्चों के 460 भी आए हैं. चलो, तो मान लेते हैं कि the exam was for चलो उसको बाद में फिगर आउट करेंगे. ठीक है, देखो तो अब क्या क्या किया है. देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेट्स से हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 possible categories of income and we have 10 possible students within each category. So basically मेरे पास जो total data है वो क्या है, 100. ठीक है, and this 100 is my population. ठीक है, कि यही मेरी population है, यही 100 लोग जो हैं, यही 100 students जो हैं, this is my population and they have different family incomes. सो ये एक नंबर, अब इनकम एक एग्जैक्ट नंबर तो हो नहीं सकता, तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि 0 से 10,000 के बीच में जिनकी जिनकी इनकम थी सबको एवरेज किया हमने और एक 5,000 इनकम के ब्रैकेट में रख दिया. जिनकी भी इनकम 10,000 से 20 के बीच में थी उनको इस ब्रैकेट में रख दिया. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एंड देयर एंड हियर इस तरीके से अलग अलग ब्रैकेट्स हमने बनाए हैं एंड द ब्रैकेट्स आर चेंजिंग एज वी आर मूविंग अप. ठीक है, दिस कुड बी एन इनकम पॉसिबली
ऑफ समथिंग लेट्स से $200,000 या 1,000, इस तरीके से एक एक इंटरवल जो है उसका सम सॉर्ट ऑफ अ मिड पॉइंट हमने लेके अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स हो गए। तो एक पर्टिकुलर बच्चा जो कि एक इनकम ब्रैकेट में है, वैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हर एक के लिए मैथ्स का स्कोर क्या क्या है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन एट हैंड क्या है कि फैमिली इनकम जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है स्टूडेंट के मैथ स्कोर पे, ठीक है। तो अब इस डेटा को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस किस तरीके की सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है। चलो जी, तो अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैन यू गाइस प्लीज हेल्प मी आउट एंड टेल मी what is my dependent variable here and what is my independent variable here? Dependent, Independent is family income. family, Dependent is math score. ठीक है। सो इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका इम्पैक्ट हम लोग देखना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है किस तरीके से रिलेटेड है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। सो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो हो गया फैमिली इनकम, और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो क्या हो गया, मैथ स्कोर, ठीक है। सो दिस इज योर मैथ स्कोर, so this is your y and this is your x, family income, annual family income, whatever you want to say, ठीक है। चलो, तो अब ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं, बिकॉज this is just trying to tell you this is just trying to replicate a real world scenario to us. चलो, अब मैं सबसे पहले let's say यहां से स्टार्ट करते हैं। let's pick up the bracket of students जहां पे इनकम ईयरली एनुअली इनकम इज $5,000, ठीक है। सो $5,000, चलो यूएस का एग्जांपल है या समवेयर जहां पे डॉलर इज द करेंसी। सो फॉर $5,000 ब्रैकेट अगर आप उस इनकम लेवल पे हो तो वी हैव अ स्टूडेंट जिसके 460 मार्क्स भी आए हैं। लेट्स से द मैक्सिमम स्कोर वाज 1,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो 1,000 मैक्सिमम स्कोर है। सो वी हैव अ स्टूडेंट जिसको 460 मार्क्स भी आए हैं, फिर दूसरे बच्चे के 470 मार्क्स आए हैं, फिर 460, फिर 420 ऑल्सो, फिर 440, 500, 420, 410, 450, 490। सो बेसिकली इन्होंने क्या बताया है कि इवन अगर आपकी इनकम 5,000 है, इनकम इज नॉट द ओनली थिंग which will determine your math score basically। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी इनकम 5,000 है तो हर बच्चा जो 5,000 वाले इनकम ब्रैकेट में आता है सबके जो मैथ स्कोर है वो सेम होनी चाहिए। do you expect that to happen? Yeah, you expect some variation, and why that variation could be? Can you explain that? So the question is कि first, do we have this assumption in my head, in our head कि 5,000 या एक पर्टिकुलर इनकम है तो एक ही पर्टिकुलर स्कोर होना चाहिए, और अगर एक पर्टिकुलर स्कोर नहीं है तो why is that not the case? What are the possible reasons for that? So for a given income bracket, you see that your scores are varying, right? They are not the same. So why are they varying? What could be the possible reason for that? Ma'am, their intelligence. Their intelligence could be different. चाहे फैमिली इनकम सेम हो, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बच्चा एक जैसा ही होता है। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, कुछ शायद इंटरेस्टेड ही ना हो, मे बी कुछ ग्रुप स्टडीज करने में थोड़े अच्छे होते हैं तो वो साथ में पढ़ के अच्छा कर लेते हैं, राइट। मे बी किसी की तबीयत खराब हो गई होगी जिस दिन एग्जाम होगा, राइट। There could be n number of reasons. Despite you having the same income, there is a lot of variation that you can expect in terms of their marks, right? So same thing हम लोग देख रहे हैं
कि चाहे आप 15,000 इनकम ब्रैकेट में हो, तब भी देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन दैट इज देयर इन योर मार्क्स, राइट? सेम थिंग एवरी सिंगल पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑल्दो आपकी इनकम बढ़ रही है within a particular income group, you have students who have different marks. So you would expect that to happen, and this is something which is very very natural because कोई भी एक स्टूडेंट है, ह्यूमंस में बहुत यूनिक चीजें होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सर्कमस्टेंसेस होते हैं. So there are lots of other other factors also which impact the score that they get. So even if आपने एक वेरिएबल को फिक्स कर लिया है, there are lots of other variables which could be causing the math score to change. Yes or no? Do we agree to that? Right? Okay. Yes. बट इस पूरे डेटा में हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं. देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे बच्चों के मार्क्स 460, कुछ बच्चों के 500 मार्क्स भी आए थे. लेकिन मैं जैसे जैसे धीरे धीरे अपना इनकम ब्रैकेट इंक्रीज कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि मैं थोड़े हाई स्कोर लेवल पे जा रही हूँ. ऐसा नहीं कि बच्चों के 404 वाले लाइन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट हायर मार्क्स के तरफ भी बच्चे काफी बढ़ रहे हैं एज द फैमिली इनकम इज ग्रोइंग, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस को देखा जाए, यहाँ पे 500 भी स्कोर आया है, 530 भी आया है, 550 भी आया है, 510 भी आया है, और 4 वाले लाइन में भी बच्चों के मार्क्स आए हैं. ठीक है. सो एक तरीके से मैं एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में अगर ये जो जितने भी बच्चे हैं सबका स्कोर को एवरेज करूं तो क्या हो रहा है? एवरेज 452 था, एवरेज 475 हो गया, एवरेज 478 हो गया, एवरेज 488 हो गया, एवरेज 496. सो बेसिकली आई एम सीइंग अ पैटर्न कि जैसे जैसे मेरी इनकम ब्रैकेट ऊपर जाती जा रही है, वैसे ही जो बच्चे हैं मेरे पर्टिकुलर ब्रैकेट में, उनका जो एवरेज स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? दैट इन नो वे मीन्स कि भाई बच्चों के 400 नंबर नहीं आ सकते. जिनकी इनकम 65,000 वाले ब्रैकेट में, उनमें बच्चों के 400 मार्क्स नहीं आ सकते. बिल्कुल आ सकते हैं. 480 आए हैं, 470 आए हैं, 480 आए हैं, राइट? सेम थिंग हैज हैपेंड हियर ऑल्सो. बट तो ये विद इन ग्रुप वेरिएशन होगा, बट ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो स्कोर है इट इज गोइंग अप. Can we all see that happening? Right? That's the pattern that we can, gather from here. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. तो रियल वर्ल्ड डेटा भी इसी तरीके का होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके स्कोर को इम्पैक्ट करती हैं. ठीक है. सो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा पॉपुलेशन का डेटा हो गया. ठीक है. अब ये तो हो गया टैबुलर फॉर्म में डेटा. अब इस तरीके के डेटा को अगर मैं डायग्रामेटिकली देखना चाहूँ, ठीक है, डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो किस तरीके से हम लोग इस डेटा को समझ सकते हैं. देखो, तो अब what is the best way in which I can represent this particular data? मैं अपने x axis में different income. So on my x axis I can have income as my one variable, and on my y axis I can have the score of the students as my variable, and then I can plot the particular data. एक particular income के लिए I will have different points, right? एक particular income के लिए I will have different points. ठीक है. So इस तरीके के डेटा को अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है. ठीक है. So basically if I plot this, I am going to see something like this. So basically हमने क्या किया, जो अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स थे फैमिली में, ठीक है, बच्चों के फैमिली इनकम के जो अलग अलग ब्रैकेट्स थे वो हमने प्रॉपरली यहाँ पे राइट किए हैं. और व्हाट आर दीज डॉट्स? दीज डॉट्स आर टेलिंग अस कि वो जो इनकम ब्रैकेट है उसमें जो स्कोर्स हैं बच्चों के, उनका क्या क्या वेरिएशन है. ठीक है. सो लेट्स से फॉर 5,000 इनकम पॉसिबल जो स्कोर्स हैं वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं. सो दे आर बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. फॉर
the higher income bracket, I can see that the range of my scores is going up, right? So इस तरीके से हमने डेटा को प्लॉट किया है, राइट? सो इस तरीके से मुझे पैटर्न जो दिखता हुआ, जो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है वो क्या हो रहा है? आई कैन सी एन इंक्रीजिंग पैटर्न कि भाई जो बच्चों का स्कोर है ऑन एन एवरेज, और ये जो पॉइंट है दिस डॉट इज नथिंग बट व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्कोर गिवन अ पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट, राइट? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? आई कैन राइट इट लाइक दिस कि अगर मेरा मैथ स्कोर, my math score was my y variable, right? And my x was income. So this is income and this is my math score. ठीक है? So ये वाला जो point है, what is this point? This point is nothing but by what is the expected value of y given that you have told me that x value is how much? $5,000. Yes or no? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप एवरेज निकाल रहे हो, राइट? यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द मीन वैल्यू. दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज, राइट? तो ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ स्कोर फॉर इनकम लेवल 5,000. yes or no? Right? ऐसे ही what is this point? This point is what is the average value of my score given a particular income level? What is the average value of score given a particular level of income, right? तो basically ये अलग अलग जो points हैं, they are my average value of score for a particular level of income, right? But kindly note कि ये जो पूरा डेटा हम लोग देख रहे हैं इसमें पूरा वेरिएशन अवेलेबल है. मतलब ऐसा है कि भाई मान लो कि मैंने देखा कि भाई 500 स्कोर कितने बच्चों का आ रहा है, तो 500 स्कोर लाने वाला वो बच्चा भी है, ऐसे बच्चे भी 500 स्कोर ला रहे हैं जिनका इनकम 5,000 है, और ऐसे बच्चे भी 500 स्कोर ला रहे हैं जिनकी जो इनकम है लेट्स से what is this $80,000, like close to $90,000 है. We also have students in the higher income bracket also who are scoring that much. ठीक है? So ये जो points हैं ये सिर्फ average की बात कर रहे हैं. हमारे पास variation within a particular income, we see a lot of variation. What are we trying to say? We are just saying कि the average score that the student get is increasing as the income level is increasing. That's what that's the only claim that we are having right now. यहां तक कोई दिक्कत है? All good, guys? So this is Yes, just ma'am. a representation of this data in a graphical form. ठीक है? Okay, all right. Okay. तो अब पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जिनके बारे में हमने बात करनी शुरू की थी वो क्या है, उसको समझने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो कनेक्टेड डॉट्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग. सो दीज कनेक्टेड सर्कल्स, by now you must have understood these are nothing but the average values, right? So this is nothing but the average score for a unit, for a particular income level. Right? So this is the average value of y for a particular level of income, right? इसको हम लोग और किस तरीके से बोलते हैं? What is the technical term that we use for them? इस तरीके के टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? When we do this, what do we call it? एक तो होता है एक्सपेक्टेशन और एक कंडीशनल मीन. कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. परफेक्ट. सो ये क्या है? दिस इज कंडीशनल मीन. Okay, खुशी, no worries.
So conditional, okay, all the very best. Okay, कंडीशनल मीन जो है, कंडीशनल मीन या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू. कंडीशनल मीन का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू बताओ बेस्ड ऑन सम कंडीशन. तो हमने मीन वैल्यू बता दो बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन, कि इनकम लेवल 5000 है. तो ये जो सारे डॉट्स हैं, दीज आर नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल मीन वैल्यूज. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑन, व्हाट इज द कंडीशन जो हम लोग इन पे अप्लाई कर रहे हैं? द कंडीशन इज दैट वी आर कीपिंग अ पर्टिकुलर इनकम लेवल ऑन देम. दैट्स द कंडीशन दैट वी हैव. ठीक है. तो अब वो लाइन, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. ठीक है, इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बोलते हैं. ठीक है. और इसको जब आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो इन अ फंक्शन, इन अ फंक्शनल फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ठीक है. सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल मीन्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. ठीक है. एंड व्हेन वी, ओके, आई फील देयर इज अ लैग अगेन. Ma'am, या ma'am, were you writing something? yeah I was It's not writing visible. something. Yeah, I was writing something and it is not showing up till now. Now it has started showing. Guys, I don't know what happened suddenly. Can you guys hear me now? Yes, ma'am. This usually doesn't happen, but okay, guys, can you let me know, like, where did we, like, what was the last thing that you guys were able to see or understand or hear? Population regression line, did we get till that point? So I think I was about to write this and it was not showing up. Yes, ma'am. Right? So population regression line जो है, हम लोग बात कर रहे थे कि population regression line क्या होती है? When you connect all of these points, all of your conditional mean points, so the line connecting all those points is called population regression line. ठीक है. And the mathematical form, mathematical tarika of writing this regression line is called population regression function. ठीक है. So now what we will do, we will try and write all of this so that, you know, it stays in our head. So basically the line which connects the conditional mean values is called population regression line. Okay. A population regression line आपको क्या दे देती है कि corresponding to a particular value of x, what is the conditional mean of y at that level of x. ठीक है. So वो क्या दे देती है?
It gives you mean value of the dependent variable, mean value of y, mean value of score, mean value of dependent variable, mean value of dependent variable, corresponding to each value of the independent variable. And kindly note that all of this discussion is happening in terms of a population, okay? In a population, in the population as a whole, okay? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Population regression line. Sometimes we write it like this also, PRL, ठीक है? So you can just keep that in mind. Population regression line, ठीक है? बस conditional means को connect करने वाली line जो है उसको population regression line बोलते हैं. उसी का mathematical form क्या होता है? Population regression function, ठीक है? So अब इस example में आप overall, like if barring a few things, it seems linear only, like बहुत ही थोड़ी चीजों को छोड़ दिया जाए, but overall this kind of a relationship looks linear to us, ठीक है? उतना leverage हम अपने आप को दे देंगे and assuming कि this is more or less linear, तो इस तरीके की relationship को mathematically हम लोग कैसे लिखेंगे? We will try and write it like this, ठीक है? अब देखो, dependent variable होता है y, independent variable होता है x. तो यहाँ पे x और y के बीच में जो population regression line है, we can see that it is linear, ठीक है? Looks linear. तो इसका मतलब जो है किस तरीके का relationship होना चाहिए x और y के बीच में? What kind of equation should I write? So can I write it like this? Y equals to b1 plus b2x. Yes or no? Yes. ठीक है? But now let's try and improve this equation a little bit more. ठीक है? First thing is x की values अलग अलग होंगी मेरे पास, अलग अलग brackets होंगे, right? तो for a particular level of x, let's say xi, x1, x2, इस तरीके से you will have different values of y, right? Yes or no? कि एक पर्टिकुलर बच्चा है जो एक पर्टिकुलर फैमिली इनकम लेवल से आ रहा है, उस बच्चे के कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर क्या होगा, ठीक है? सो यू विल सी इन द डेटा, यू विल हैव डिफरेंट पेयर्स ऑफ एक्स आईज एंड वाई आईज, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इज दैट फाइन? ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन अब जो द थिंग दैट वी हैव टू नोटिस, क्या ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, क्या ये कोई एक जनरल पॉइंट को केटर कर रही है? नहीं, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट का रिलेशनशिप बता रही है, और वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो क्या है? कंडीशनल मीन एट अ पर्टिकुलर एक्स आई वैल्यू. एट दिस पर्टिकुलर एक्स आई लेवल कंडीशनल मीन क्या है? तो ये जो रिलेशनशिप मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक्चुअली वाई का रिलेशनशिप और एक्स का रिलेशनशिप नहीं है. वो एक्स और कंडीशनल वैल्यू ऑफ y फॉर दैट पर्टिकुलर x, उसके बीच का रिलेशनशिप है. तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी और मैं क्या लिखूंगी? दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्कोर गिवन दैट यू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम. ये जो रिलेशनशिप है, this is mathematical form of this relationship that we wrote over there, which was the population regression line. Population regression line का mathematical form क्या है? ये कि independent variable, right, और conditional mean, उन दोनों के बीच का relationship is the population regression line. Yes or no? Ma'am, can you please repeat कि यहाँ पे conditional क्यों आया? Conditional मतलब देखो, तो ये वाले मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, ठीक है? तो ये लाइन क्या है? ये लाइन ये बताती है कि भाई इस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कितनी थी उन बच्चों की जिनका फैमिली इनकम इस लेवल पे था, राइट?
सो एक तरीके से क्या हो गया कि भाई जिनका इनकम लेवल 5000 था वहां पे बच्चों का एवरेज स्कोर क्या था, ये रिलेशनशिप. सो दिस population regression line is actually the relationship between this and this mean value, this and this mean value, this and this mean value, right? अब ये वाली जो mean value है, ये मतलब it's not a general mean value, it's a very specific mean value, जिसका मतलब क्या है कि वो सारे बच्चों को पिक करो जिनका लेवल ऑफ इनकम ये है, उनको एवरेज आउट कर दो, राइट? उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका ये है, विच इज काइंडली, मान लो ये इनकम हो गई 5000, तो भाई जिनकी इनकम 5000 है वो सारे बच्चों के स्कोर्स को एवरेज कर दो. दैट्स हाउ वी राइट इट मैथमेटिकली. ठीक है? इज दिस मेकिंग सेंस? यस मैम. मैम ऑल्सो इसमें जो ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, इसमें B1 और B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या आई एम कमिंग टू दैट. यस. सो ये जो B1 है, अब बिकॉज वी सेड इट लुक्स लीनियर, सो हमने उसको लीनियर तरीके से लिखा है. सो जब आप एक लीनियर इक्वेशन लिखते हो तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर इंटरसेप्ट and this is your slope, right? So B1 is your intercept and B2 is your slope coefficient. Intercept coefficient कह सकते हो, intercept कह सकते हो, या फिर B2 जो है उसको क्या बोल सकते हो आप? slope या फिर slope coefficient. ठीक है? So B1 और B2 intercept and slope है. This is the conditional mean of y for a particular value of x. ठीक है? Okay. So for example, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि can you please tell me what is the expected value of y given that my xi is 5000? Can you give me a numerical answer for this particular number? So what is the question? अगर आप conditional mean of y for xi equals to 5000. I'll show you the table and you have to give me the answer to that. So what is the answer to this? So my question was expected value of y given that xi equals to 5000. That's my question. मैम 452. 452. इसी तरीके से अगर आप कोई भी कोई भी xi के लिए ये वाला जो वैल्यू है ये आप इजीली निकाल सकते हो. इट्स ऑल दीज नंबर्स विच आर हियर, राइट? सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ this we call the population regression function. So this is your population regression function. ठीक है? This was nothing but 452. ठीक है? Is that fine, guys? All everybody is fine till this point? सबको clear है क्या चल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है? So mathematical form of population regression line is called population regression function, PRF, population regression function. ठीक है? ठीक है? population regression function. All right. उसके अलावा अब आप ये बताओ कि ये जो B1 B2 हमने देखा था कि दिस इज द इंटरसेप्ट एंड दिस इज द स्लोप. ठीक है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और टर्म है इन दोनों को कलेक्टिवली बोलने के लिए, विच इज B1 एंड B2 आर पॉपुलेशन पैरामीटर्स, राइट? B1 and B2 are parameters, or you can say regression coefficients. ठीक है? सो जब भी आप रिग्रेशन रन करते हो आपके दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि योर ऑब्जेक्टिव इज टू फिगर आउट व्हाट इज दिस B1 एंड व्हाट इज दिस B2. सो दीज आर द कोएफिशिएंट्स
जिनको आप फिगर आउट करना चाहते हो, या अगर आप एग्जैक्टली ये क्या वैल्यू है तो नहीं बता सकते, तो आप इनको एस्टिमेट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हम लोग जब स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते थे कि हमारे पास मीन है, मीन का अगर पॉपुलेशन मीन नहीं बता सकते तो उसको एस्टिमेट करते थे सैंपल मीन से। इसी तरीके से B1, दैट इज द आइडियल थिंग दैट वी वांट, बट बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू पॉपुलेशन डेटा, what do? We try and come closer to what could be the estimate of B1, what could be the estimate of B2, right? Ideally मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में, ये सारे वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप जाननी है, so the moment I get to know B1 and B2, I'm done. I don't need anything else. B1 और B2 पता होने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया, उसके बाद मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये B1 और B2 पता किया जाए, ठीक है। सो दैट विल बी माय ऑब्जेक्टिव। इसीलिए इनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, कि जब आप रिग्रेशन करोगे तो जो कोएफिशिएंट्स आते हैं दे आर द एस्टिमेट्स ऑफ B1 एंड B2, ठीक है। सो इनका नाम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। और B1 आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस इज द इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। एंड B2 जो है दैट इज स्लोप कोएफिशिएंट। स्लोप कोएफिशिएंट जो है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? स्लोप एक्चुअली B2 आपको क्या बता रहा है? व्हाट इज B2 टेलिंग यू? इफ समबडी टेल्स मी, प्लीज इंटरप्रेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B2। सो B2 का मतलब क्या होता है? स्लोप 1 है, मान लो कोई भी स्लोप 1 है, स्लोप 1 का मतलब क्या होता है? सो लेट्स से B2 इज 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा? The rate of change. It's the rate of change. So if I have to write it in words, then what will I say? Ki what is happening to X, and then what is happening to what is the other variable? So how do I make that claim? 1-to-1 relation. 1-to-1 relationship would mean 1-to-1. I didn't get it. 1-to-1 matlab? If X increases by 1. The proportional change है between X and Y. अच्छा, प्रोपोर्शनल चेंज, 1-to-1 चेंज, सारे नए टर्म्स यहीं पे यूज कर दो। सो x1 अगर 1 यूनिट से चेंज हो रहा है, राइट, इफ x1 is changing by 1 unit, if it's going up by 1 unit, by how much unit will this conditional mean change? That is given by B2, right? Yes, ma'am. अगर आपका x 1 यूनिट चेंज हो रहा है, या इफ इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट, तो आपका जो कंडीशनल मीन है वो कितना इंक्रीज होगा? दैट इज गिवन बाय B2, राइट। एंड इफ लेट्स से दिस B2 इज 1, तो दैट मीन्स अगर ये 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 1 यूनिट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। So that's how you can explain it in terms of words. तो slope coefficient actually B2 जो है वो क्या है? It measures the rate of change, I mixed up rate and change together. Rate of change in what? Rate of change in conditional mean. Actually आप mean कितना change हो रहा है, and more than that conditional mean of Y per unit change in X. So this is the interpretation of your slope coefficient B2, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि on an average क्या हो रहा है? conditional mean. So जब भी आप इंटरप्रेट करोगे, काफी बच्चे क्या बोल देते हैं, x इतना चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज होगा? No, you will not get any marks. All your marks will be deducted because it's not that. It's talking about on an average क्या हो रहा है। एग्जैक्ट तो आप कभी रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते क्योंकि वेरिएशन इतना है, बट हम हमेशा एवरेज के टर्म्स में बात कर सकते हैं कि अगर इनकम यहां से यहां जा रहा है तो एवरेज स्कोर में कितना चेंज आएगा, राइट।
एग्जैक्ट में क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मच वेरिएशन अमंग डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको B1 को इंटरप्रेट करना हो कि B1 का क्या मतलब है, सो B1 इज व्हाट, B1 को अगर इंटरप्रेट करना हो कि B1 क्या होता है, तो उसका मतलब उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? So if I want to interpret B1, then what should I say? B1 क्या है? So basically what is intercept? Intercept का मतलब क्या होता है? Y intercept का मतलब क्या होता है? Guys, is it lagging again? Ma'am, No, ma'am. what is the value of conditional mean when x is 0? Perfect. तो जब आपके x 0 वैल्यू लेता है तो आपका कंडीशनल मीन की वैल्यू जो है वो क्या होती है? इंटरसेप्ट। तो नॉर्मली जब आप इंटरसेप्ट इक्वेशंस भी ड्रॉ करते हो तो किस तरीके से करते हो कि भाई जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? दैट बिकम्स योर इंटरसेप्ट वैल्यू। सो सेम वे वी कैन इंटरप्रेट इट। सो मेनी अ टाइम्स जब क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे तो दे विल आस्क यू प्लीज इंटरप्रेट B1 एंड B2, ठीक है। वो अलग B1 B2 होंगे, बट इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से होती है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडीशनल मीन व्हेन योर xi इज 0, ठीक है। So B1 is the conditional mean value of y if x is 0, ठीक है। अब हमने ये बात किया कि हमारा मेन मकसद है B1 और B2 को फिगर आउट करना, क्योंकि मुझे चाहिए कि x और y के बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप है इन द पॉपुलेशन ओनली। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट सैंपल वैल्यूज। मैं पॉपुलेशन में मेरे x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको जानना चाहती हूँ, ठीक है। सो दैट इज माई मेन ऑब्जेक्टिव। सो माई मेन ऑब्जेक्टिव एज ऑफ नाउ इज फाइंडिंग B1 एंड B2, ठीक है। सो दैट इज माई प्राइम मोटिव, ठीक है। ये काम करना है मुझे, ये जो पूरा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये इन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए ही हो रहा है, इन दोनों पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। ओके, जस्ट वन साइड नोट, अब आगे से हम लोगों को बार बार एक्चुअली कंडीशनल मीन की ही बात करनी है, बट हम बार बार ये सेम चीज नहीं लिखेंगे, बट एक्चुअली वी मीन कंडीशनल ओनली, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अगर ऐसे लिखना होगा ना तो we will just write it as expected value of y only, but we mean this only, ठीक है। so that okay, again it's lagging, okay, yeah, so हमें expected value of y given xi अगर लिखना होगा तो उसको हम हमेशा इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। Okay, so yeah, unless and otherwise I very explicitly state something else, this will be meant like this, okay। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। Is that fine, guys? All good till this point? I can see a lot of lag happening again here also. So I don't know, is it the internet? I think it is the internet which is acting very erratically, or it could be the interface also. So okay guys, so let's do one thing, let's take a break for now, let's take a 10 minutes break, and let's come back at it's 5:25 right now, so let's come back at 5:35 and we can take it from there. अगर बहुत ज्यादा लैग हो रहा होगा तो maybe we can shorten the class also. Okay. Ma'am, Yeah, instead of connecting to Wi-Fi, can you please switch to mobile data? Like my connect your mobile data is even worse.
I will not be able to do anything. Mobile data here is not, I think, मुझे तो कभी कभी लगता है I'm living in a place wherein they have explicitly. All right, guys. So before going into the break, we saw what is population regression function, what is population regression line, वो सबका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से आप लिख सकते हो, किस तरीके से आप इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट करोगे, किस तरीके से आप स्लोप को इंटरप्रेट करोगे, ठीक है. ऑल ऑफ दैट वी सॉ. बट अब देखो, अभी तक जो है हमने सिर्फ क्या बात करी है कि आपका जो रिलेशनशिप है बिटवीन यू नो ऑल दीज एवरेज पॉइंट्स, ओनली दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है. सो आपका जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है वो ऑन एन एवरेज y की वैल्यू क्या होगी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वो बता देता है. बट what about this point, what about this point, what about this point, what about this point, what if I want to have a general function जो अलग अलग एक्सेस और अलग अलग वाइज के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको रिप्रेजेंट कर पाए मैथमेटिकली. अगर ऐसा कुछ करना है मुझे, ठीक है, कि मैं यू नो अलग अलग वाई आईज और एक्स आईज के बीच के रिलेशनशिप को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाऊं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट वी वांट टू सी नाउ, ठीक है. सो वी वांट टू सी I want to see what is the statistical, or you can say stochastic specification of the population regression function. इसका मतलब क्या है कि देखो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन ने अभी तक हमें सिर्फ मीन्स और पर्टिकुलर एक्स वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. बट if in my population I want to know more about all the other points that were there, then how do I write all of that, ठीक है. So stochastic specification का मतलब है कि stochastic का मतलब होता है something which changes, ठीक है. stochastic process मतलब it's bound to change, different values लेता है. So statistical या फिर stochastic specification ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे. इसका बेसिक, ये जो पूरा टाइटल है इसका बेसिक मतलब क्या है कि आप अलग अलग एक्स आईज और अलग अलग वाई आईज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अगर समझना चाहते हो, ठीक है, इन योर पॉपुलेशन, देन हाउ डू यू डू दैट, ठीक है. दैट इज माई ऑब्जेक्टिव. तो बेसिकली अब ये सब कर क्यों रहे हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल बच्चा है उसका स्कोर अगर वो एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन विच यू नो इनकम ब्रैकेट दैट स्टूडेंट लाइज इन, हाउ डू वी डू दैट. तो बेसिकली आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एवरेज स्कोर्स नाउ, आई वांट टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्कोर्स, राइट. सो मुझे इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में बात करनी है. सो इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्कोर बेसिकली, how does the score of so how does the individual student score change when there are any changes in income, ठीक है. so in relation to its income, अगर हमें ये चेक करना है या इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है. तो पहली बात तो ये देखो, कोई भी, अब देखो अब ना डायग्रामेटिकली चीजों को देखते हैं और देखो ये बताते हैं कि भाई अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो 10,000 इनकम ब्रैकेट में है, चलो 10,000 की जगह 5,000 इनकम ब्रैकेट मान लो, अगर वो 5,000 इनकम ब्रैकेट में है तो व्हाट इज द बेस्ट दैट आई कैन से अबाउट दैट किड कि एवरेज स्कोर उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या आ रहा है मेरे पास 452 जो हमने ऊपर देखा था. एंड हो सकता है कि उसका स्कोर 452 एवरेज है बट कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, राइट. सो हमने क्या देखा, एवरेज स्कोर इज 452. कुछ बच्चे हैं जिनका यू नो उससे थोड़ा सा ज्यादा स्कोर है
कुछ बच्चे हैं जिनका उससे थोड़ा सा कम स्कोर है, यस और नो? सो इफ यू आर गिवन दिस टास्क टू टेल या राइट कि एक इंडिविजुअल बच्चा है जिसका इनकम ब्रैकेट इज 5,000, then what can you, like what is the best thing that you can say about his or her score? उसके मैथ स्कोर के बारे में बेस्ट चीज आप जो है अभी तक क्या बोल सकते हो? तो द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज कि अगर कोई 5,000 इनकम ब्रैकेट में है तो उसका एवरेज स्कोर इज 452. तो बच्चा है कि उसका एवरेज स्कोर 450 होना चाहिए, अब 452 होना चाहिए. अब हो सकता है कि थोड़े बहुत उसके स्कोर ज्यादा हो जाए या थोड़ा बहुत स्कोर कम हो जाए, right? Same thing I can say for different other income levels, right? So the best thing that I know about that kid right now is the average score for students in his income bracket, and then because it's an individual student, बहुत सारी चीजें चेंज होती है. अब कोई ना कोई थोड़ा सा एरर होने का चांस है. कुछ बच्चे हैं जिनके ज्यादा स्कोर आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके कम स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि there is that randomness in the individual student. उसका IQ अलग होगा, उसका वो सिटी में भी वो किस तरीके के जगह में रह रहा है, उसके सिबलिंग्स हैं कि नहीं, किसी के बड़े भाई बहन होते हैं तो वो लोग उनको एजुकेशन स्टडीज में हेल्प कर देते हैं, ठीक है. इस तरीके की बहुत सारे इंडिविजुअल चीजें वेरी कर सकती हैं अमंग स्टूडेंट्स. तो इंडिविजुअल बच्चे के स्कोर को लिखने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप ये बता सकते हो कि जो भी, मान लो भाई एक स्टूडेंट है आई, ठीक है, वो मान लो उसका स्कोर क्या होगा. ओके, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है आई, उसका स्कोर है वाई आई, ठीक है. अब वाई आई जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन कि एवरेज वैल्यू ऑफ वाई क्या है उसकी इनकम ब्रैकेट के लिए, राइट, प्लस कुछ थोड़ा बहुत error term या random error term from that particular average value. That's how you can represent your individual score for that student. Yes or no? That's what I am writing here. ठीक है. So basically इसका मतलब क्या है? So average value से प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ये आपने करने की कोशिश की है. That's the basic thing that we've tried to राइट हियर कि कोई भी एक बच्चा है जो एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में लाई करता है तो उसका जो स्कोर है वो क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू प्लस ये एवरेज वैल्यू से वो थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी जा सकता है. वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट यूजिंग दिस टर्म UI, विच इज नथिंग बट एन एरर टर्म, ठीक है. सो एक एवरेज वैल्यू है और उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एरर हो सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव एंटर्ड दिस एरर टर्म, ठीक है. सो दिस या मैम ये एरर टर्म हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगी ना? एग्जैक्टली. सो लाइक दिस इज रैंडम, मतलब ये कुछ भी हो सकता है. देयर इज नो पैटर्न अटैच टू इट. हो सकता है कि कोई 5,000 इनकम ब्रैकेट में जो बच्चा था उसका स्कोर क्लोज टू 1,000 ही हो गया, या हो सकता है वो बहुत कम हो गया हो. तो आपका बेस्ट गेस क्या होता है कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हो तो ऑन एन एवरेज ये हो जाता है. सो बेसिकली जब जनरली, अब मान लो कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात होती है, कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए होती है तो क्या बोलते हैं, अच्छा एवरेज पैकेज क्या है इस कॉलेज में, राइट, एवरेज पैकेज. फिर जब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं, तो हम क्या सोचते हैं, एवरेज पैकेज प्लस माइनस, आइदर आई कैन गो लाइक एक्सीड इट और आई कैन गो डाउन ऑल्सो, राइट. एवरेज में ऊपर भी नंबर होते हैं, नीचे भी नंबर हो सकते हैं. लेकिन कोई भी इंसान जब अपना डिसीजन बना रहा होता है तो वो क्या सोचता है, एवरेज के हिसाब से चलते हैं. एवरेज तो आई कैन गेट, एंड देन आई कैन गेट प्लस माइनस समथिंग लाइक दैट. सो colleges में वैसे भी like there is a lot of variation. Some people bag very high packages, some people don't get that much high packages also, but general तरीका of understanding things is what we go by average. चल ठीक है, on an average इतना मिल जाता है, या इसी तरीके से बहुत अलग अलग चीजों में डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है. तो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि टॉकिंग अबाउट एवरेज इज द बेस्ट गेस, ठीक है. बाकी यस, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स
के स्कोर्स पैकेजेस कैन डिफर अ लॉट, बट आप हमेशा एवरेज क्या है, एंड देन you can expect some variation into that average. That's how usually things go. ये जो error है ये कितना भी हो सकता है, you know, you might end up not working at all, you might end up doing your own startup, you might end up, you know, saying I want to take a gap year, you might end up going for a trip, anything can happen, but average की बात होती है, ठीक है? Is that fine? So ये जो UI है, it can take any value, there is no no structure that we are putting to it right now. Okay. मैम एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, एक्चुअली देयर वाज सम कनेक्शन लैग. Okay, so what was the last thing that you heard? The individual student score in relation to its income. Okay, that was way back. Okay, so basically my goal is to figure out कि मुझे अगर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्कोर क्या है इन रिलेशन टू दी इनकम ऑफ हिज फैमिली, अगर उनके बीच में रिलेशनशिप को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी? द बेस्ट थिंग दैट आई नो अबाउट दैट स्टूडेंट इज कि वो जिस भी इनकम ब्रैकेट में लाई करता है वहां पे एवरेज स्कोर क्या आया है, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, हो सकता है कि वो एवरेज स्कोर उसने एवरेज से थोड़ा ज्यादा स्कोर किया है, या हो सकता है वो एवरेज से थोड़ा कम स्कोर किया है, ठीक है? सो उसको लिखने का जो हमारा तरीका है, दैट बिकम्स फर्स्ट you see what is the average score for his particular category of income, and then there could be some error in that average value, so it can go up also, it can go down also. So इस तरीके से for a student I, let's say एक person है I, student है I, उसका स्कोर कितना होगा? वो जिस इनकम कैटेगरी में है, इनकम ब्रैकेट में है, वहां पे एवरेज स्कोर कितना होता है, प्लस some error that can happen because of the individual student being there. Individual students में बहुत सारे reasons हो सकते हैं because of variation, ठीक है? हो सकता है उसके siblings हो जो उसको पढ़ा रहे हो मैथ्स, ठीक है? कुछ भी हो सकता है. Is that fine? Yes ma'am. So basically क्या हो रहा है? Average plus minus some quantity. और ये जो UI है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज स्टोकैस्टिक और रैंडम एरर टर्म, राइट? सो ये एक स्टोकैस्टिक टर्म मतलब रैंडम टर्म है, चेंज होती रहती है, ठीक है? जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट्स की बात करो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में देयर इज एन एवरेज ट्रेंड, बट the fluctuation is so much every single time, every single passing minute it fluctuates so much कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या वैल्यू थी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या वैल्यू थी, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप एवरेज वैल्यू प्लस माइनस सम रैंडम एरर टर्म दैट इज देयर, इस तरीके से इस पूरे रिलेशनशिप को बिटवीन y and x रिप्रेजेंट कर सकते हो. वन इज द एवरेज वैल्यू एंड देन देयर इज सम समथिंग विच यू कांट प्रिडिक्ट, या जिसको आप अच्छे से represent या present नहीं कर सकते, ठीक है? So this is the random term and this is something which you can figure out for a particular category, ठीक है? That's what your individual score is based on. एक systematic part, एक non-systematic या फिर stochastic part, एक ऐसा part जो change होता रहता है, ठीक है? Okay, so basically ये जो UI है, which is your random error term, it is nothing but UI, which is your error term. It is a random variable. क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ए प्रायरी स्टार्टिंग में ही हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? एंड कोई भी एक रैंडम वेरिएबल जो है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? रैंडम वेरिएबल ऑलवेज हैज व्हाट? रैंडम वेरिएबल का हमेशा एक क्या होता है?
probability distribution. Perfect. So random variable always has a probability distribution. ठीक है. So later on when we go deeper into our analysis, we will say a few things more about this error term या फिर इसकी expected value या variance. ये सब चीजों के बारे में आगे जाके हम लोग थोड़ा थोड़ा dwell करना शुरू करेंगे. ठीक है. So a random variable is always associated with a probability distribution. Probability distribution का मतलब कि ये जो रैंडम वेरिएबल नंबर्स लेता है, अलग अलग नंबर, वो किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ लेता है, उसको पूरे को अगर आप लिस्ट डाउन करते हो तब यू गेट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ओके, ऑलराइट. सो देखो, अभी तक जो हमने पूरा डिस्कशन किया है, इससे हमें दो चीजें समझ में आई हैं. फर्स्ट, कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है, उसका जो स्कोर है, उसका जो मैथ स्कोर है, वो दो चीजों से मिलके बना है. राइट. फर्स्ट थिंग इज द मीन या फिर एवरेज स्कोर फॉर अ पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट दैट पर्सन लाइज इन. ठीक है. सो मीन स्लैश एवरेज स्कोर इन इट्स सब पॉपुलेशन कह लो, या इन दैट पर्टिकुलर इनकम कैटेगरी, इनकम ब्रैकेट कह लो. ठीक है. ठीक है. तो या फिर इनकम ब्रैकेट, इनकम लेवल बोल लो. ठीक है. व्हाट वाज दैट? कोई भी एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे आपका एवरेज स्कोर क्या होगा, वो कैसे पता चलता है? दैट वाज गिवन बाय B1 प्लस B2 XI. राइट. सो हमने क्या बोला था? एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. राइट. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. ठीक है. तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इंडिविजुअल स्कोर जो दो हिस्सों से मिलके बना है, उसमें ये वाला जो हिस्सा है, दिस पार्ट, जो एवरेज वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक या फिर डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट. डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट. सिस्टमैटिक या डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई एक पैटर्न है, कोई एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे आप एवरेज को डिटरमाइन कर सकते हो. देयर इज एन इक्वेशन अटैच टू इट. आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फिगर आउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है. आपको जैसे ही X1 पता चल जाता है, आप ये वाला पूरा पोर्शन पता कर सकते हो. ठीक है. बिकॉज इट्स यू लाइक देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू फिगर दिस आउट. ठीक है. It can be determined if you know which income bracket do you lie in. ठीक है. Because of that, इसको क्या बोलते हैं? Systematic या deterministic component of the individual score. ठीक है. अब दूसरा हिस्सा क्या है कि एवरेज स्कोर तो पता चल गया, सिस्टमैटिक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट एक नॉन सिस्टमैटिक हिस्सा भी है, एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में, बिकॉज इंडिविजुअल बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही देयर इज अ टर्म फॉर इट, idiosyncronous. I don't know if you've heard of it. That means if somebody has very very unique like things which are very unique to, let's say, Akshar, things which are very unique to Dimples, things which are very unique to Kanak. ऐसे ना हर इंसान के कुछ कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ अक्षर जी करता है, या ये तो डिम्पल ही करती है, ऐसे. ठीक है. सो उसको नॉन सिस्टमैटिक पार्ट या इंडिविजुअलिस्टिक पार्ट बोल सकते हैं. ठीक है. सो जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टमैटिक पार्ट, या फिर और क्या वर्ड है उसके लिए? नॉन सिस्टमैटिक पार्ट, या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? नॉइस कंपोनेंट भी कह सकते हैं. कि जैसे नॉइस कंपोनेंट का मतलब है कि समथिंग विच इज नॉट वेरी वेरी रेलेवेंट. जैसे कि जब कोई सिग्नल आता है तो एक्चुअल मैसेज भी है और सम नॉइस ऑल्सो इज देयर. ठीक है. सो नॉन सिस्टमैटिक पार्ट, नॉइस कंपोनेंट या फिर रैंडम कंपोनेंट. ठीक है.
तो ये दो हिस्सों से मिलके बना है एक इंडिविजुअल स्कोर. सो वन इज सिस्टमैटिक पार्ट, वन इज नॉन सिस्टमैटिक पार्ट. ठीक है. और जो हमने यहाँ पे दिस थिंग दैट वी हैव रिटन हियर, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. सो कोई भी एक इंडिविजुअल जो स्कोर है उसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस. Right? And what is this? This is nothing but B1 plus B2 xi plus ui equals to yi, right? So ये जो है, this particular equation, what can I say? What is this? This is my stochastic या फिर statistical population regression function. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं स्टोकेस्टिक या फिर स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो हमने पहले डिस्कशन करा था वो क्या था? व्हाट वाज दिस? दिस इज नथिंग बट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक या फिर डिटर्मिनिस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ठीक है. नॉन स्टोकेस्टिक, systematic. Okay, so sorry for the word. It's not non-systematic. You say it non-stochastic या फिर deterministic population regression function, PRF. ठीक है. So ये अलग अलग terminologies हैं, ये अलग अलग terms हैं. पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, स्टोकेस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. रैंडम, नॉइज, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. सो स्टार्टिंग में देयर इज नो नीड टू हरी बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड ऑल ऑफ दिस टू सिंक इन. ठीक है. क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी विल गिव इनफ टाइम टू ऑल ऑफ दिस. ठीक है गाइज. Any concerns, any queries, any questions till this point? All okay till this point? Ma'am, I had to note that down. Okay. Individual students also. Yes. So here, let me know whenever you want me to scroll down. Yes, ma'am. Okay. So अब हम लोग धीरे धीरे, जैसे हमने अभी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बारे में समझा है, अब फिर हम लोग किस चीज पे आएंगे कि पॉपुलेशन तो मिलती नहीं है तो सैंपल इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब सैंपल से किस तरीके से सैंपल का यूज करके B1 और B2 को एस्टिमेट किया जाए. तो हम लोग सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन लाइन, उसके काउंटर पार्ट्स, सो जो पॉपुलेशन के लिए चीजें थी उसके काउंटर पार्ट्स. yes. Guys, don't worry about all of this. I will be sharing all these notes. But yeah, I mean, if you want all, I can do that also. You will be getting all these notes, so no need to worry. I think if you guys have not seen, I've shared the PDFs for the previous lectures also. So yeah, you can take your pictures. Yeah. But so the notes that I've shared with you, you can, see all of that there as well. Guys, I think, owing to the internet connection and everything also, I think we can take a pause right now for today. I will try and
see what is the issue with my internet, and we can continue from tomorrow. Again, I'll try to work out what was the issue. And yeah, just one more thing, I will let me just show you like where are all the things that you can find. Okay, so okay, before we close, guys, any doubts till this point? अब next class में हम लोग sample regression function, sample regression line, and then किस तरीके से B1 और B2 को फाइंड आउट किया जाए कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट चीजों पे आ पाऊं, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर पाऊं, जितना एरर मुझसे कम हो. हाउ शुड आई डू दैट? लाइक व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट आर देयर? वी विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है? एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? ऑल गुड?